नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हंसराज शास्त्री शिक्षा संकल्प एकेडमी पर आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम संधि पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लासों में हमने उच्चार स्थान, प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों की चर्चा किए थे। आज हम संधि से शुरुआत करेंगे। संधि क्या है, संधि कितनी होती हैं, और संधि में बहुत से ऐसी संधियां हैं कि जहां हो रही है नियमतः गुण संधि लेकिन हो जाती है वृद्धि, तो वो जो अपवाद के नियम हैं उन पर भी हम लोग संधि में चर्चा करेंगे। तो संधि का आज हम टॉपिक लेकर आए हैं और संधि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि है क्या। आम तौर पर हम क्लासों में, पिछली कक्षाओं में, बचपन में या अन्य 9, 10, 11, 12 में या कक्षाओं में हमको पढ़ाया गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो ये सही है लेकिन अर्ध सत्य है। दो वर्णों के मेल को संधि नहीं, दो वर्णों के मेल को संहिता कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में नजदीक आते हैं तो उसको संहिता कहते हैं, और जब उसमें परिवर्तन होता है तो वो संधि होता है। तो जब दो वर्ण आपस में मिल करके, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें या तो एक वर्ण परिवर्तित हो जाता है या तो दोनों वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं, या उन दोनों के जगह केवल एक कोई अन्य वर्ण आ जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो संधि है। तो संधि की संस्कृत में परिभाषा अगर करें तो वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। वर्णों के परस्पर विकृतिमत माने विकार, विकार यानी परिवर्तन। वर्णों के परस्पर जो परिवर्तन होता है वर्णों में आपस में परस्पर मिलने से, उसको हम संधि कहते हैं। वर्णों के आपस में मिलने से जो विकृतिमत यानी विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। अगर हम अपनी हिंदी भाषा में बात करें तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें कोई ना कोई विकार पैदा होता है, परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे हम कह दें सुधी, धन, उपास्य, और इसमें ये, अब इसमें कह दें शुद्ध्युपास्य, तो ये बना ये, तो ये शुद्ध्युपास्य जो बना ये संधि है। ये इसमें संधि कार्य हुआ क्योंकि ई और उ मिलकर के यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ वर्ण, नए वर्ण आ गए। ये जो नए वर्ण आए यही संधि है। उन वर्णों में जो परिवर्तन हुआ यही संधि है। अब संधि के लिए आवश्यकता क्या होती है? संधि के लिए क्या आवश्यक होता है? संधि के लिए संहिता आवश्यक होती है। संहिता, जब तक संहिता नहीं होगी तब तक संधि नहीं हो सकती। तो इसलिए संधि के लिए संहिता का होना बहुत आवश्यक है। तो संहिता होना बहुत आवश्यक है। इसकी परिभाषा होती है परः सन्निकर्षः। परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात सन्निकर्ष माने बहुत निकट, बहुत पास पास हो जाए। बहुत निकट मतलब फिर उनके बीच में कोई व्यवधान ना हो। जैसे अभी हम कहते हैं, यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, विद्या, धन, आलय, ये हमने एक उदाहरण लिया। तो यहाँ जो सन्निकर्ष हैं, बहुत निकट हैं, वो उनमें उनकी संहिता संज्ञा होती है, और जब संहिता संज्ञा होगी तभी संधि होगी। तो दो वर्ण जब आपस में बहुत निकट आते हैं, सन्निकर्ष, बहुत निकट आते हैं, तो उनकी संहिता संज्ञा होती है। तो यहां देखिए, बड़ा आ इधर और इधर बड़ा,
ये दोनों एक दूसरे के बहुत सन्निकट हैं, बिल्कुल पास हैं। क्यों पास हैं? क्योंकि इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं, कोई दूसरा वर्ड नहीं है, इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है। तो ये दोनों मिलेंगे और एक नया वर्ड बनाएंगे, तब संधि होगा। तो वर्णों का आपस में बहुत निकट आ जाना संहिता है, और जब वर्ण बहुत निकट आ जाएंगे आपस में, तभी उसमें संधि कार्य होगा। तो संधि कार्य के लिए पहले संहिता कार्य होगा, पहले संहिता संज्ञा होगी और तभी संधि होगा। मित्रों, तो संहिता का मतलब आप समझ गए कि बहुत समीप। जैसे हम कह दें का और सा, आप कह दें छत्री छा, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इनमें संहिता नहीं हो रही। का और सा की मिलने से छत्री छा तो बनता है, लेकिन दोनों में संहिता नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? का के आगे आ है और फिर सा है और सा में आ है, तो यहां आ और सा, ये का और सा को मिलना चाहिए, इन दोनों को मिलना चाहिए, तब छत्री छा बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये व्यवधान पैदा कर रहा है, इन दोनों को मिलने से रोक रहा है, व्यवधान पैदा कर रहा है। तो इन दोनों की संहिता नहीं हो सकती। आ और सा की संहिता हो सकती है, लेकिन का और सा की संहिता नहीं हो सकती। अब यदि हम यहां पर ऐसे कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि आ नहीं है, अब यहां केवल का है, अब इसके बीच में कोई वर्ण नहीं है। अब जब इनके बीच में कोई वर्ण नहीं है तो इनकी संहिता हो गई, और जब इनकी संहिता संज्ञा हो गई तो दोनों आपस में मिल जाकर के छत्री छा बना ले। शायद अब मित्रों संहिता समझ गए होंगे कि दो वर्ड जब आपस में बहुत नजदीक आते हैं और उनके बीच में कोई दूसरा वर्ण व्यवधान नहीं होता, तो उसको हम संहिता संज्ञा कहते हैं। और जब संहिता संज्ञा होती है तब जाकर के आगे संधि होती है। तो इतना आप लोग जान गए कि संधि क्या है, और संधि होने के लिए जरूरी क्या है? संहिता होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा जानेंगे संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेल या योग। संधि का मतलब है मेल या योग, यानी दो वर्णों को मेल। आपस में हम पढ़ते हैं कि दो वर्णों का मेल या दो वर्णों का योग। जब दो वर्णों का योग होता है और उसमें कोई नया वर्ण बन जाता है तो उसको हम संधि कहते हैं। इसी तरह जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो उनमें जो कोई ना कोई परिवर्तित होता है, हो सकता है दोनों वर्ण परिवर्तित हो जाए, हो सकता है एक वर्ण परिवर्तित हो, एक वर्ण ना परिवर्तित हो, तो जो परिवर्तन हो रहा दोनों के मेल से वही संधि है। संधि शब्द पुल्लिंग है, ये शायद एक बार पूछ चुका है कि संधि कैसा है, तो ये जाने रहिए संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है, संधि पुल्लिंग शब्द है, इतना जरूर जाने रहिए। ये एक, अब संधि होती कितनी है ये हम जानेंगे। संधि के प्रकार, संधि जान गए, संधि क्यों होती है ये भी जान गए कि जब उसमें संहिता होगी तभी संधि होगी। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तीन होते हैं संधि। स्वर संधि, इसको हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि भी कहते हैं। क्यों अच कहते हैं? क्योंकि सारे स्वर अच में ही आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको अच संधि कहते हैं।
दूसरी संधि है व्यंजन संधि। इसको हम हल संधि बोलते हैं। दूसरी व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। तीसरी विसर्ग संधि। तो संधि तीन होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं क्योंकि सभी स्वर अच प्रत्याहार में आते हैं, और व्यंजन संधि को हम हल संधि इसलिए कहते हैं कि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए हल संधि कहते हैं। अब थोड़ी सी हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि का मतलब कि जब स्वर का स्वर से मेल हो, जब किसी स्वर का किसी स्वर से मेल होगा तो वो स्वर संधि है। और परिवर्तन भी स्वर में होगा। जब स्वर का किसी स्वर में मेल होगा तो स्वर में जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन का स्वर से मेल होगा या व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, व्यंजन का स्वर से मेल होगा या व्यंजन का व्यंजन से मेल होगा, लेकिन परिवर्तन व्यंजन में ही होगा, तो वो व्यंजन संधि है। स्वर संधि में व्यंजन का मेल नहीं होगा, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर का मेल होगा। विसर्ग संधि में क्या है कि स्वर से विसर्ग का या व्यंजन से विसर्ग का मेल होगा और विसर्ग में परिवर्तन होगा, वो विसर्ग संधि है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि संधि 3 प्रकार की होती हैं। अब इनके भेद के प्रभेद, यानी अब इनके भी भेद हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि। अब स्वर संधि क्या है ये जानेंगे। स्वर संधि क्या है ये जानेंगे। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर का स्वर से मेल होगा। जैसे हम यहाँ अगर बात करें उदाहरण में विद्या धन आलय, तो यहाँ पर इसमें विद्या में इधर बड़ा आ है और इधर बड़ा आ है, दोनों का मेल हो जाएगा। और जब दोनों का मेल होगा तो उसमें परिवर्तन होकर बड़ा आ बन जाएगा। दोनों आ की जगह एक आ जाएगा, तो स्वर का स्वर से मेल हो रहा है और एक नया स्वर बन रहा है। तो यहाँ परिवर्तन स्वर का स्वर के मिलने से परिवर्तन स्वर में हुआ, इसलिए स्वर संधि। जैसे सुधी उपास, यहाँ पर बड़ी ई से ऊ का मेल हो रहा, इधर बड़ी ई इधर ऊ। अब दोनों का मेल हो रहा है तो ई के जगह या जो परिवर्तन हुआ, ई के जगह जो या आया, स्वर का स्वर से मेल हुआ और एक स्वर के जगह परिवर्तन हो गया, या हो गया। तो ये जो या आया
मिलने के, ऊ गायब नहीं हुआ, ऊ के जगह ऊ ही रहा। तो ई के जगह जो या हुआ, जो स्वर में परिवर्तन हुआ, वही स्वर संधि है। तो जब स्वर के मिलने से, एक स्वर का दूसरे स्वर के मिलने से उसमें कोई एक स्वर में परिवर्तन हो या दोनों स्वर में परिवर्तन हो, तो वो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि ऐसे पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार बात करें तो स्वर संधि के अनेक भेद माने हैं, लेकिन हम दृष्टि से जो हमारे यूपी टेट में पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम यहाँ पर स्वर संधि के भेद करते हैं। तो स्वर संधि, कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ऐसा पूछेगा तो विवादित क्वेश्चन हो सकता है। तो स्वर संधि के भेद ये कितने प्रकार के होती हैं? तो नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 याण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि, और नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। ये 8 संधि हम बात करेंगे। अगर सूत्र लिखना चाहें तो ऐसे जब हम परिभाषा लिखाएंगे तो उस समय सूत्रों की चर्चा करेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ आद गुणा एको याड़ाची वृद्धि रेची एचो य वा या वाह इंग पदाम तादति इंगी पर रूपम और प्लुत प्रगृह। प्लुत प्रगृह अच नित्यम, प्लुत प्रगृह अच नित्यम। ये इनके सूत्र हैं। सूत्र मतलब पाणिनि ने दीर्घ संधि नहीं लिखा, पाणिनि ने गुण संधि नहीं लिखा, पाणिनि ने अण्य बद्ध आदि पूर्व पर प्रगट भाव ऐसा कोई नाम नहीं लिखा। उन्होंने दीर्घ की जगह सीधे लिखा अकाशवाड़े दीर्घा आद गुणा इको ये लिखे हैं, ये नहीं लिखे। तो इन्हीं के इनको हम हिंदी में नाम दे दिए। अब क्यों नाम दे दिए कि जब एक एक संधि हम पढ़ाएंगे तो आकाशवाड़े दीर्घा, पाणिनि ने तो आकाशवाड़े दीर्घा लिखा था, तो फिर उसको दीर्घ संधि कैसे कह दिया गया।
आद गुणः लिखा था तो गुण संधि कैसे कह दिया गया, इको यणचि लिखा था तो इक यण संधि कैसे कह दिए। ये हम चर्चा जब एक एक संधि की व्याख्या करेंगे तब हम चर्चा करेंगे कि अकः सवर्णे दीर्घा को हिंदी में दीर्घ संधि कैसे कह दिया गया, क्यों दीर्घ संधि कह दिया गया, तो उसकी हम चर्चा जब आगे एक एक संधि का बात करेंगे तो हम फिर इनकी बात करेंगे। तो संधि इतने प्रकार के हम पढ़ेंगे टेट में, और इतने इस प्रकार की संधियों से अपना जो डाउट है उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि गुण और दीर्घ संधि की अपवाद वृद्धि संधि बहुत मिलेगी। तो आप प्रश्न यहीं से ज्यादा उठाता है कि दीर्घ संधि हो रहा गुण संधि लेकिन वहां वृद्धि संधि हो जाता, हो रही है दीर्घ संधि लेकिन वृद्धि संधि हो जाती है, क्यों हो जाती है, उनकी चर्चा हम वृद्धि संधि के जब सूत्र पढ़ाएंगे वृद्धि रेचि तब उस पर बात करेंगे। तो हम इतनी संधि पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे हम एक एक संधि की। पहली संधि दीर्घ संधि है तो दीर्घ संधि पर बात करेंगे। दीर्घ संधि सूत्र इसका है अकः सवर्णे दीर्घा। ये कह रहा है अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। अब सवर्ण क्या है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, एक सूत्र है तुल्यास से प्रयत्नम सवर्णम, ये एक सूत्र है, इसको समझ लीजिए कि सवर्ण क्या है, सवर्ण किसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा तुल्य और आस से प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस से, आस माने उच्चार स्थान, उच्चार स्थान और प्रयत्न जिनका तुल्य हो, समान हो, जिनका उच्चार स्थान और प्रयत्न समान हो वो सवर्ण है। जैसे आ का सवर्ण आ है तो आ का उच्चार स्थान और इस आ का उच्चार स्थान सेम है, इस आ का प्रयत्न और इस आ का प्रयत्न सेम है। तो जिनका उच्चार स्थान और प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न आपने पढ़ा पिछली कक्षाओं में, तो मित्रों जिनका उच्चार स्थान और प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, तुल्य माने समान हो, वो सवर्ण है, वही सवर्ण है। तो यहां कह रहा है कि एक अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण अक्षर है, सवर्ण माने समान अक्षर है, वही अक्षर है जिसका, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब दोनों मिलकर दीर्घ होते इसीलिए इसको दीर्घ संधि हिंदी में कहा गया। कहने का मतलब ऐसे हम साधारण भाषा में समझ लें तो अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार है तो आ ई उ री और ली, ये 5 अक्षर आते हैं अक में। अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण अक्षर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ होते हैं। तो अक में आ ई उ री ली आते हैं, तो इनके बाद यही अक्षर आए सवर्ण, यानी आ के बाद आय, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, ऋषि के बाद ऋषि आए और ली के बाद ली आए, ऐसा मानते हैं। लेकिन आगे एक वार्तिक कहा कात्यायन ने कि ली सवर्णयो, री और ली को सवर्ण मान लिया, ली और ली दोनों सवर्णी हैं, यानी री के जगह ली भी हो सकता है और ली के जगह ली भी हो सकता है। तो ये सवर्णी है, इनकी बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि इनके बाद वही आए, आ के बाद आ ही आए, तो जब आ के बाद आ ही आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसी तरह ई के बाद ई आए
तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। इसी प्रकार ऊ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। इसी प्रकार री के बाद री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। लेकिन री सदैव ह्रस्व होती है, दीर्घ होती ही नहीं। तो जब लृ का कोई दीर्घ रूप नहीं है तो लृ का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लृ सदैव ह्रस्व होती है, उसका कोई दीर्घ रूप नहीं होता। इसलिए इसके 12 प्रकार माने गए हैं, 18 नहीं माने गए। तो लृ सदैव ह्रस्व होती है, दीर्घ होती ही नहीं, तो इसलिए इसका लृ मिलेगा तो दीर्घ रूप बनेगा ही नहीं। तो लृ को लृ से मिलाएंगे तो दीर्घ होते नहीं, तो दीर्घ बनेगा कैसे। तो मित्रों इस प्रकार से हम आ के बाद आ समान आ रहे हैं। सवर्ण माने समान, जिनका उच्चार स्थान और वायप्रत्न, अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि वही अक्षर समान अक्षर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाए। तो जैसे आ के बाद आ रहा है, तो इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। पाणिनि ने अकाशवाड़े दीर्घा कहा, तो अक के बाद समान अक्षर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते, इसीलिए इसको हिंदी में दीर्घ संधि कह दिया गया, क्योंकि दीर्घ हो रहा। तो अब हम कुछ इनके उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे कि जब अक, अब अक में कौन कौन आते हैं, आ ई उ री और ली। अक के बाद अक ही आए, एक सामान्य सी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि अक के बाद अक ही आए, यानी समान अक्षर आएगा। अक के बाद अक के ही अक्षर आएंगे तभी समान होंगे। तो अक के बाद यानी आ ई उ री ली के बाद आ ई उ री ली ही आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे ऐसे समझ लीजिए कि जब ई उ सॉरी आ ई उ री ली के बाद आ ई उ री ली ही आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऊपर वाले अक के बाद अक का ही आए तो दोनों मिलकर दीर्घ होते। तो अक का मतलब ही है आ ई उ री ली। अब आप ये कंफ्यूजन न रखिएगा कि क्या आ के बाद आ ही आए, नहीं, आ के बाद बड़ा भी हो सकता है, बड़ा आ के बाद छोटा आ हो सकता है, या दोनों तरफ बड़े आ हो सकते हैं, दोनों तरफ छोटा आ हो सकता है, तब भी मिलकर बड़ा आ ही बनेगा। यानी चाहे छोटा आ के बाद छोटा आए तब भी बड़ा, बड़ा बड़ा आए तब भी बड़ा, बड़ा छोटा आए तब भी बड़ा, छोटा बड़ा आए तब भी बनेगा बड़ा आ ही। इसी तरह ई के साथ, ऊ के साथ और ली के साथ यही नियम लागू होगा कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वही अक्षर तो वो दीर्घ बनेगा। मित्रों तो ये इसकी परिभाषा है। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं और फिर अगली क्लास में हम आपसे अगली संधि की बात करेंगे। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं विद्या, धन, आलय, आ के उदाहरण देखते हैं। तो इधर से हम इसका ले लिए बड़ा आ, अलग कर दिए।
अंत में जो इसके अक्षर है उसको हमने अलग कर दिया, इसके अंत में बड़ा आ है तो बड़ा आ को हमने अलग कर दिया, तो इधर बचा हमारा विद्य, इसमें आ हमने अलग कर लिया। फिर इधर से भी बड़ा आ को हमने अलग कर लिया और बचा लय, ये अलग अलग हो गया। ध्यान से समझना। अब आ को और आ को दोनों को संयोग कर दिया, संहिता हो गई, क्योंकि इनके बीच में कोई वर्ण आ नहीं रहा था, दोनों समीप थे, संहिता हो गई। तो जब संहिता हो गई तो इधर बचा आपका विद्य, और बड़ा आ बड़ा मिल करके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो इधर बचा आपका लय। तो अब बड़ा आ इसमें आके अपने पूर्व वाले में मिल जाएगा, तो ये बड़ा आ जो इसमें मिल गया, ये बड़ा आ मिल गया और बचा लय, ये आपका बन गया विद्यालय, ये विद्यालय बना। इसी प्रकार से और भी आके उदाहरण आप देख सकते हैं। फिलहाल हमने एक का आपको बता दिया, और एक उदाहरण और देख लेते हैं। दैत्य धन आदि। अब इधर देखिए, दैत्य में जो या है उसमें छोटा आ है, उसको हमने अलग कर लिया। दैत्य के या में जो छोटा आ था उसको हमने अलग कर लिया। आरी के तरफ आ था उसको भी हमने अलग कर दिया, और इधर बचा री। अब आ को आ से मिला दिया, तो इधर तो आपका बचा था दैत्य, और आ को मिलाने से बन गया बड़ा आ, और ये बचा री। अब बड़ा आ मिलकर के बड़ा बन गए, दोनों मिल गए, तो अब आपका दैत्य में मिल गया, तो दैत्या बन गया और री बचा, दैत्यारी। ये आपको बना। तो हमने बड़ा का भी देख लिया, छोटा का भी देख लिया। अब दोनों तरफ बड़ा था, दोनों तरफ छोटा था। एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा भी हो सकता है, एक तरफ पहले बड़ा बाद में छोटा हो सकता है, लेकिन बनेगा ऐसे। तो ऐसे करिएगा, इस तरह से अलग अलग करके फिर निकालिएगा, तो आपसे गलती नहीं होगी, समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे हो गया। तो कुछ उदाहरण हम और बात करते हैं, केवल उदाहरण आपको हम लिखे दे रहे हैं, तो आप लोग घर में एक बार अभ्यास जरूर करिएगा। तो हम कुछ उदाहरण लिखे दे रहे हैं इधर। हिम धन आलय, पुस्तक धन आलय, महाधन आलय, तावधन आकारः, तो ये क्या बनेगा, ये आप बना लीजिएगा, और बना करके यदा धन अभवत, ऐसे करके कुछ 1 2 3 4 5 हमने उदाहरण लिख दिया, और 2 की हमने व्याख्या कर दिया। ये आ वाले के है। तो आप इसमें इन जो हम उदाहरण दिए 1 2 3 4 5 लिखे हैं, उनको इसी प्रकार से आप प्रयास करके देखिएगा मित्रों, और इस तरह बना करके देखिएगा इस प्रकार से, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, दोबारा आप भूलेंगे नहीं वृद्धि संधि। तो अब हम ई वाली बात करते हैं। अभी हमने आ की बात किया, अब ई के विषय पर बात करते हैं। ई वाला कैसे होता है। ई का ई से अब देखेंगे।
ई का ई से देखेंगे तो उसके उदाहरण हम श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा। अब क्या बनेगा ये कैसे हम जानेंगे? बस वही प्रक्रिया करिए, श्रा में जो है उसको अलग कर दीजिए। श्रा में बड़ी ई है, उसको हमने अलग कर दिया। इधर कौन थी? इधर भी बड़ी ई है, अलग कर दिए। और बड़ी को बड़ी ई से मिला दिए। तो जब दोनों को मिलाए तो बड़ी से बड़ी के मिलने से बड़ी ई बनी। और इधर जो बचा था वो श्रा बचा था, और इधर जो बचा था सह बचा था। तो बड़ी ई को इसमें मिला दिए, ये हो गया श्री, और सह बचा, श्री सह, ये बन गया। ये आपका बना श्री सह। और भी देख लीजिए, गिरिधन ईसह, या गिरिधन इंद्र भी देख सकते हैं। इधर हम क्या करेंगे, इसकी ई को निकाल देंगे, इसमें छोटी ई थी और इधर बड़ी ई थी। छोटी और बड़ी को आपस में मिला देंगे। जब दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। इधर बच गया आपका गिर और इधर बचा सह। अब बड़ी ई रा में मिल जाएगी तो रा बड़ी री बन जाएगी, और इधर बचा सह, गिरीसा। आपका बनकर तैयार हुआ गिरीसा। तो इस प्रकार से लास्ट वाले दोनों अक्षरों को अलग कर लीजिए, फिर मिला दीजिए, और फिर जो बने तो उनको आपस में मिला दीजिए। तो इस प्रकार ये हो जाए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑपरेशन विधि। ऑपरेशन करके अलग अलग कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ करके एक बना दीजिए। तो कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, आप लोग मित्रों ऐसे बना करके करिएगा। तो उदाहरण दे रहे हैं, अति धन इव। आप इनको घर में अवश्य बनाइए। कापी धन ईसा, इति धन इव, इति धन इव। आपि धन इच्छते, आपि धन इच्छते। और ये कुछ हमने उदाहरण आपको दिए, तो आप जरूर करिए। एक और लिख लीजिए, बहुत फेमस है, गिरिधन इंद्रा। इसको बहुत आप पढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए आप। 2 2 4 1 5 उदाहरण इसमें भी हमने दिए, और इनको आप करिए इसी तरह। और फिर देखिए, यदि आपको कहीं पर कोई मित्रों दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए और पूछिए। अब हम ऊ के देखते हैं, ऊ के विषय में देखते हैं। ऊ से मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। विष्णु धन उदय। अब देखिए, इधर और इधर दोनों को अलग कर लेते हैं। इधर से हमने विष्णु से छोटा ऊ अलग कर दिया। छोटा ऊ लगा था इसमें, इधर भी छोटा ऊ था, अलग कर लिया। अब क्या हुआ कि ऊ को ऊ से हमने मिला दिया तो बड़ा ऊ बन गया। अब इधर बचा था विष्णु और इधर बचा था दया। ऊ को मिलाया तो बना
विष्णुदय, बड़ा ऊ होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव। अब इनको कैसे बनाएंगे ये देख लेंगे। तो इधर वधु में छोटा ऊ था, उसको अलग कर लिए, उत्सव के ऊ को अलग कर लिए, सवह बचा, ऊ को हमने मिला दिया, बड़ा ऊ बचा, ये हो गया वधु, वधन सवह। अब सबको मिला दिए, ऊ को वधु में मिलाएंगे तो बड़ा ऊ इसमें लग जाएगा और सवह, और बन गया मित्रों वधूत्सव। ये बन करके तैयार हुआ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो जरूर ले लिया करें। थोड़ी देर के लिए हम हटते हैं तो आप जरूर ले लीजिए। तो अब कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं जो आप अपने से करेंगे। मधुधन उत्सव, मधुधन उत्सव, ये आप घर में करेंगे। लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, उर्मी है, बड़ा ऊ कर लेंगे। चमू, चमुधन ऊर्जा, चमुधन ऊर्जा। और साधुधन उचुह, साधुधन उचुह। और बाधुधन ऊपर। ये 5 उदाहरण हैं, आप अवश्य करिए और कर करके कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये जरूर कमेंट में बताइएगा। अब हमारा एक उदाहरण बचता है री का, री को भी देख लेते हैं, क्योंकि री का कोई उदाहरण नहीं होता, क्योंकि वो सदैव ह्रस्व होती है। अब री के उदाहरण देख लेते हैं बस, और ये संधि आपकी पूर्ण हो गई। इस संधि में कोई अवश्य डाउट हो तो अवश्य बताइएगा। अब री को री से मेल करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है री का। री से होत्री धन विकारः, ये हमने लिख लिया, होत्री धन विकारः। तो ये बनेगा क्या, ये ध्यान देते हैं। इधर क्या था, होत्री के त्रा में ऋषि की मंत्रा थी, तो हमने उसको अलग कर लिया। इधर भी ऋषि थी, हमने ऋषि को अलग कर लिया, बचा कारह। मित्रों कारह बचा। अब ऋषि को ऋषि से मित्रों मिला दिए तो बन गई बड़ी ऋषि, और ये बचा होत धन कारह। अब सबको आपस में मिलाए, बड़ी ऋषि को ता में मिलाएंगे तो बड़ी ऋषि की मात्रा लग जाएगी होत्री, और कारह जोड़ देते, होत्रिकारह बना। ये आपका होत्रिकारह, ये बड़ी ऋषि की मात्रा ऐसे लगा देते हैं तो होत्रिकारह बना। कुछ उदाहरण इसमें हम दे रहे हैं, इसके उदाहरण बहुत कम होते हैं। क्रीधन, क्रीधन रिकारः, आप घर में अवश्य करके हमको बताइएगा।
पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, मातृधन विद्धि। ये इसके उदाहरण रहे मित्रों, और इस पर जरूर आप करिएगा, और जो समझ में न आए कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो हम आपको आज वृद्धि संधि पर चर्चा किए, आपको कैसे लगा, वृद्धि संधि समझने में कैसे लगी, और ये जरूर बताइएगा। हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बताइएगा कि हमारे पढ़ाने में अगर कोई कमी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। और अपना सुझाव दे करके हमें प्रोत्साहित करिएगा। सभी मित्रों को नमः संस्कृताय।